हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जे चौधरी प्रयास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमने पिछले टॉपिक में शेरशाह के प्रशासन के बारे में पढ़ा था, तो उसका नेक्स्ट पार्ट जो है आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुद्रा प्रणाली, कानून व्यवस्था व शेरशाह के द्वारा करवाए गए जनहित कार्यों से संबंधित विस्तृत वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसा पहला शासक होगा जिसने, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश के बाद वास्तविक रूप से मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित करता है। और जो आधुनिक रुपया है, वो रुपया शब्द जो है शेरशाह की ही देन है। इसलिए शेरशाह को क्या कहेंगे? सिक्के बनाने वाले सुल्तानों का शासक कहते हैं। इसको क्या उपाधि दी गई? सिक्के बनाने वाले या मुद्रा बनाने वाले सुल्तानों का सम्राट की संज्ञा दी जाती है शेरशाह को। क्यों? क्योंकि शेरशाह ने सोने, चांदी व तांबे के शुद्ध सिक्के जारी किए। इससे पहले आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या था? मिलावटी सिक्के चल रहे थे। तो शेरशाह ने पहली बार सोना, चांदी और कॉपर के शुद्ध सिक्के जारी किए। अब सोने का सिक्का जो है किस नाम से जाना जाता था? अशरफ या अशरफी। शेरशाह के द्वारा सोने का सिक्का जो जारी किया उसका नाम क्या है? अशरफ या अशरफी। देन चांदी का सिक्का जो है, चांदी के सिक्के का क्या नाम दिया? रुपया। तो जो ये आधुनिक रुपया प्रणाली है या आधुनिक जो रुपया शब्द है, वो किसकी देन है? शेरशाह सूरी की देन है। इसके अलावा तांबे के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? दाम के नाम से पुकारा जाता था। तो ये तीन प्रकार के सिक्के हो गए। सोने का सिक्का अशरफ या अशरफी, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। अब यहां से अगला क्वेश्चन ये बनता है कि शेरशाह के काल में सर्वाधिक सिक्के प्रचलन में थे, या किस धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, या विनिमय में सर्वाधिक आम जनता के द्वारा कौन से धातु से निर्मित सिक्कों का प्रयोग किया जाता था? तो ध्यान रखना, सोने के सिक्के आम जनता प्रचलन में नहीं लेती थी। ये बड़े व्यापारिक समझौतों के अंदर या सुल्तान के द्वारा ही, या बड़े अधिकारी जो होते थे वो अशरफी के रूप में या अशरफ नामक सिक्का प्रयोग करते थे। चांदी का सिक्का सामान्यतः प्रचलन में था, लेकिन सर्वाधिक जो सिक्का प्रचलन में था या सर्वाधिक जो विनिमय का माध्यम था, वो क्या था? दाम नामक सिक्का है, जो किससे बना है? तांबे से बना है। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है कि चांदी व तांबे का जो रुपया और दाम है, इसके अंदर जो अनुपात है या विनिमय का जो अनुपात है, वो कितना था? तो चांदी व तांबे के सिक्कों में जो विनिमय का अनुपात है वो कितना है? 1:64 है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तांबे के अन्य छोटे सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। अधोला किस नाम से मिलता है? अधोला। इसके अलावा अधोला के अलावा क्या है? पावली, जिसे आप चारानिक बोलते हो। ठीक है ना, पावली। इसके अलावा दमड़ी। क्या? दमड़ी। तो ये छोटे सिक्के होते थे। दाम जो है रुपए का 1/40वां भाग होता था, और अधोला, पावली और दमड़ी जो है इससे भी क्या होती थी? छोटी होती थी। इस प्रकार से ये शेरशाह के काल में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं ढाली जाती थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? रुपया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन में क्या था? दाम,
जो चांदी और दाम में 1:64 का विनिमय अनुपात माना जाता है। सोने के सिक्के को अशरफी या अशरफ के नाम से पुकारा जाता है। और संपूर्ण शेरशाह के साम्राज्य के अंदर कितनी टकसालें थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह के संपूर्ण साम्राज्य में 23 टकसाल थी जहां से सिक्के ढाले जाते थे। और इन सब पर नियंत्रण किसका होता था? शेरशाह स्वयं के द्वारा इन टकसालों को नियंत्रित किया जाता था या देखरेख की जाती थी। आगे देखिए, कानून व न्याय व्यवस्था। शेरशाह की शासन व्यवस्था में न्याय की प्रमुख विशेषता क्या थी? निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। कैसी थी? निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। और अंतिम न्यायाधीश किसे माना जाता है? अंतिम न्यायाधीश सुल्तान स्वयं को माना जाता है। अर्थात शेरशाह स्वयं जो है न्याय करता था। तो सर्वे सर्वा कौन हो गया? या संपूर्ण साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन हो गया? शेरशाह। और शेरशाह के अधीन अलग अलग स्तरों पर क्या होते थे? क्या होते थे? काजी। तो इनको हम क्या कहेंगे कि अलग अलग स्तरों पर काजी नामक या कजा नामक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। प्रत्येक बुधवार को अगर आप बात करते हो, कब? प्रत्येक बुधवार को शेरशाह क्या करता था? स्वयं न्याय करता था। क्या करता था? खुद न्याय करता था। कब? बुधवार को। इसके अलावा लगान संबंधी जो भी निर्णय होता था, लगान संबंधी निर्णयों को परगनों और प्रगनों व सरकार स्तर पर कौन देखता था? मुंसिफ या मुंसिफे मुंसिफान नामक अधिकारी जो होते थे, वो परगना स्तर पर लगान जैसी जो व्यवस्था है उनका निर्धारण करता था। और सरकार स्तर पर मुंसिफे मुंसिफान नामक अधिकारी जो है न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखता था। फौजदारी जो भी मुकदमे होते थे, तो फौजदारी प्रकार के जो मुकदमे हैं इसकी सुनवाई कौन करता था? सिकदारान नामक जो सरकार या सूबों के अंदर जो अधिकारी होते थे, वो फौजदारी न्यायालयों का निर्णय करते थे या उसके बारे में सुनवाई करते थे। इसके अलावा आप देखोगे काजी तथा मीर अदल नामक अधिकारी जो होते हैं, कौन? आपको बताया, काजी व मीर अदल नामक जो अधिकारी होते थे वो भी न्याय करते थे या निर्णय सुनाते थे। तो इस प्रकार की शेरशाह की क्या रही? कानून व्यवस्था रही। वापस देखिए, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? शेरशाह होता था। इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर क्या होते थे? सिकदार और सिकदारान तथा मुंसिफे मुंसिफान होते थे। लगान से संबंधित जो भी कार्य होता था न्याय से संबंधित, तो वो कौन करते थे? परगनों स्तर पर मुंसिफ करता था तथा सरकार स्तर पर मुंसिफान या मुंसिफे मुंसिफान करता था। इसके अलावा आप देखोगे तो प्रत्येक स्तर पर क्या होता था? काजी नामक अधिकारी होते थे। काजी के साथ साथ में कौन होता था? और मीर अदल नामक अधिकारी होते थे जो न्यायिक निर्णय करते थे। इसके अलावा शेरशाह कब बैठता था? बुधवार को स्वयं डिसीजन देता था या न्याय की सुनवाई करता था। नेक्स्ट आप देखोगे अब शेरशाह के जनहित के कार्य। तो आपको विदित है कि शेरशाह कैसा था?
जनहितैषी सम्राट था या प्रजावत्स सम्राट था। तो उस जनहित कार्य के अंदर शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में ऐसे कई निर्माण कार्य करवाए जिसका प्रयोग हम वर्तमान में भी कर रहे हैं। तो देखिए, शेरशाह का जो जनहित का सबसे पहला और मुख्य जो कार्य है वो सड़क निर्माण एवं सड़क के किनारे किनारे क्या बनाई, सराएं बनाई। तो आप देखोगे कि शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में तीव्र गति से और द्रुत गति से यातायात के साधन तथा व्यापारियों के आने जाने के लिए क्या, सड़कों का निर्माण करवाया। क्या करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया। और इसी सड़क प्रणाली की वजह से ही शेरशाह के इतने लंबे चौड़े साम्राज्य को आसानी से क्या, व्यवस्थित किया जाता था। तो आप देखोगे कि शेरशाह का जो सड़क है, इस सड़कों में 4 मुख्य सड़क मानी जाती है। कितनी, 4 मुख्य सड़क मानी जाती है। तो आप देखो, सबसे जो पहली सड़क है इस मैप में, देखिए ये संपूर्ण साम्राज्य जो है, ये संपूर्ण साम्राज्य शेरशाह का साम्राज्य था, जो इधर कटक से लगाकर यहाँ आप देखोगे बंगाल का जो सोनार गांव है यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार था। और इधर आप देखोगे कि मालवा, मांडू और असीरगढ़ को जीता था, यहाँ से लगाकर इधर पंजाब का पश्चिम का क्षेत्र पूरा का पूरा। और इधर आप देखोगे तो ये पूरा राजस्थान, मुल्तान, लाहौर, कटक। तो ये जो है बहुत लंबा चौड़ा साम्राज्य था। तो इस संपूर्ण साम्राज्य में इसने 4 सड़कों का क्या किया, निर्माण करवाया। तो सबसे पहली जो सड़क है वो कहां से कहां तक है, कटक से बंगाल के सोनार गांव तक सड़क है। ये पहली सड़क है, कहां तक, कटक से बंगाल के सोनार गांव तक। तो ये अगर वर्तमान में देखी जाए तो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर कहां से चलती है, मुर्शिदाबाद, पटना, कानपुर, कन्नौज, आगरा होती हुई मथुरा, दिल्ली से कहां चली जाती है, अंबाला, लुधियाना, जालंधर से वर्तमान का जो पाकिस्तान का लाहौर और कटक क्षेत्र है यहां तक चली जाती है। और ये सबसे लंबी सड़क थी जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता था, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। इसी सड़क को आप देखोगे बाद में कब, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नर कौन, ऑकलैंड। कौन, ऑकलैंड। ऑकलैंड के काल में, ऑकलैंड का काल आप देखोगे 1838 से 1842 ईस्वी है। तो ऑकलैंड ने बाद में इसका पुनर्निर्माण करवा के इसको क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, ग्रांड ट्रक रोड। क्या नाम दिया, जीटी रोड नाम दिया, जो वर्तमान में NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। तो इस सड़क को किस नाम से पुकारा जाता है, सड़क के आजम के नाम से, जो ऑकलैंड ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर क्या नाम दिया, ग्रांड ट्रक रोड नाम दिया। अब इस मुख्य सड़क के अलावा 3 अन्य सड़कें आपको दिखाई देगी। देखिए, दूसरी जो सड़क है यहां पर आप ऊपर देखोगे, लाहौर से कहां तक है, मुल्तान तक। कहां पर है, लाहौर से मुल्तान तक सड़क दिखाई देगी। और तीसरी जो है सड़क आपको दिखाई देगी यहां पर, आगरा से मथुरा नहीं, आगरा से होती हुई कहां चली जाएगी, जोधपुर। जोधपुर से वापस कहां जाएगी, चित्तौड़। तो इस प्रकार से ये तीसरी सड़क आपको दिखाई देती है।
और एक जो चौथी सड़क का जो निर्माण करवाया है, आगरा से ही आप कहाँ जाओगे? जब मालवा को विजित कर लिया था तो मालवा की राजधानी कौन सी है? मांडू। तो आगरा से मांडू, फिर आगे मांडू के बाद में महाराष्ट्र की सीमा पर क्या पड़ता है? असीरगढ़। असीरगढ़ और असीरगढ़ के बाद बुरहानपुर। तो ये चौथी सड़क आगरा, मांडू, असीरगढ़ व बुरहानपुर तक जाती है। इस प्रकार से संपूर्ण साम्राज्य में इसने क्या बिछा दिया? सड़कों का जाल बिछाया, जो इन सड़कों को हम वर्तमान में भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इन सड़कों के किनारे किनारे उन्होंने क्या किया? यात्रियों को राहत दिलाने के लिए सायादार वृक्ष रोपवाए या सायादार वृक्ष के माध्यम से किसको? राहगीर और यात्रियों को राहत के लिए छाया उपलब्ध करवाई। इसके अलावा आप देखोगे तो इसके अलावा आप देखते हो तो इन्हीं सड़कों के किनारे किनारे उन्होंने किसका निर्माण कराया? सरायों का निर्माण कराया। क्या बनाई? जैसे वर्तमान में आप कहते हो कि धर्मशाला, तो उसने सरायों का निर्माण कराया। और कितनी सरायें थी? 1700 सरायें थी संपूर्ण साम्राज्य के अंदर। और प्रत्येक सराय के अंदर क्या? हिंदू व मुस्लिम यात्रियों के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। और हिंदुओं के साजो सामान, घोड़ों की देखरेख, उसके लिए रसद और दाना तथा बिस्तरों की व्यवस्था के लिए किसको? ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाता था। और इसी प्रकार से मुस्लिम यात्रियों की सुरक्षा और उसकी देखरेख के लिए अलग से मुस्लिम व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा आप देखोगे कि इन्हीं सरायों से किसका कार्य किया जाता था? डाक व्यवस्था। तो इन्हीं सरायों के माध्यम से शेरशाह के संपूर्ण साम्राज्य में संदेश वाहक का कार्य किया जाता था या डाक व्यवस्था संचालित की जाती थी। इसलिए इन सरायों को हम क्या कह सकते हैं? डाक चौकियां कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये डाक चौकियों के रूप में भी कार्य करती थी। तो आप देखोगे कि इन डाक चौकियों को संचालित करने के लिए प्रत्येक सराय में कितने? 2 क्या नियुक्त किए जाते थे? 2 घुड़सवार नियुक्त किए जाते थे। और उन घुड़सवारों का कार्य क्या था? एक सराय से दूसरे सराय तक संदेश का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर ये डाक चौकी के रूप में भी सरायें काम आती थी। और यहाँ पर 2 घुड़सवार जो संदेशवाक्या डाक चौकीदार के रूप में कार्य करते थे। इन चौकियों को और इन सरायों को या संपूर्ण साम्राज्य की सड़कों और सरायों को शेरशाह के साम्राज्य की क्या संज्ञा दी जाती है? धमनियां। जैसे धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, उसी प्रकार संपूर्ण साम्राज्य के अंदर इन सड़कों और डाक चौकियों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता था और यात्रियों को राहत दी जाती थी। द्रुत गति से व्यापार वाणिज्य होता था। इसलिए शेरशाह के प्रशासन की धमनियों की संज्ञा किनको दी गई है? इन सड़क प्रणाली व सरायों को दी जाती है। इसके अलावा आप देखोगे शेरशाह ने जनहित के कार्यों में और क्या निर्माण करवाया? शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ काम दिखता है। तो शिक्षा
के लिए क्या किया? मकतब। मकतब का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। क्या कहलाते हैं? ये रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2013 के अंदर, जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसमें। मकतब, प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? मकतब कहलाता है। तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र के रूप में मकतबों का निर्माण, और उसके अलावा क्या बनवाया? उच्च शिक्षा के लिए मदरसे। क्या? उच्च शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण करवाया। जैसे मैं कहूं कि वर्तमान में आप देखते हो, ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2013 में जालोर के पेपर में पूछा गया था कि आंगनवाड़ी में कितने वर्ष तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है या जाता है। तो आप देखो, प्री प्राइमरी जिसे हम लोग बोलते हैं, अक्षर ज्ञान जिसे करवाते हैं आजकल, आंगनवाड़ी की व्यवस्था है। तो 0 से लगाकर 5 वर्ष तक कहाँ जाता है बच्चा? 5 ऑप्शन नहीं होगा तो 6 होगा कि 0 से 5 या 6 वर्ष तक बच्चा कहाँ जाएगा? आंगनवाड़ी में। तो ये जो मकतब वाली व्यवस्था है, ये हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक शिक्षा है, और आंगनवाड़ी में 6 वर्ष, और उसके बाद आप प्रवेश जो लेते हो स्कूल के अंदर, और 6ठी क्लास से आगे उच्च शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो वो किस में होती थी? मदरसों में होती है। तो इस प्रकार से मकतब और मदरसे नामक शिक्षा के केंद्रों का निर्माण करवाया। इसके अलावा हिंदुओं के लिए भी शिक्षा के केंद्र स्थापित करवाए। इसके अलावा उसने क्या? कई अपने अधीन या अपने दरबार में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। इसके अलावा सबसे जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह का क्या था? समकालीन था, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ जो लिखा, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, जिसमें पद्मनी और रावल रतन सिंह का बारे में प्रेम प्रसंग है, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किस प्रकार से युद्ध करके चित्तौड़ को जीता गया और पद्मनी को पाने की लालसा को दर्शाया गया है। इस प्रकार से पद्मावत ग्रंथ का रचयिता कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह का समकालीन था। इसके अलावा आप देखोगे कि जायसी ने अखरावट और आखिरी कलाम, कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत के अलावा, पद्मावत तो मुख्य ग्रंथ है ही, पद्मावत के अलावा अखरावट और आखिरी कलाम, ये ग्रंथ किसके हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। तो ये जायसी जो है शेरशाह सूरी का क्या था? समकालीन माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे शेरशाह के द्वारा ही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? पटना रखा गया। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा? पटना रखा गया। तथा कन्नौज में, कहां पर? कन्नौज में अपने नाम पर शेरसूर नगर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा। कहां पर? कन्नौज में शेरसूर नामक नगर का निर्माण करवाया। इसके अलावा आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य हुआ वो शेरशाह का स्वयं का क्या है? क्या है? मकबरा है। तो शेरशाह का अगर हम मकबरे की बात करते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। और ये जो मकबरा है हिंदू व इस्लामिक शैली से मतलब हिंदू शैली का समन्वय भी देखने को मिलेगा और
इस्लामिक शैली का समल में भी देखने को मिलता है। तो हिंदू व इस्लामिक शैली के मिश्रण या समन्वय से निर्मित किया गया कौन सा मकबरा? शेरशाह सूरी का स्युम का मकबरा, जो शेरशाह सूरी ने कहां बनाया था? सासाराम बिहार में, एक झील के बीचों बीच में। तो इसके चारों ओर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? पानी है। और ये हिंदू और मुस्लिम शैली दोनों का समन्वय रूप से दिखाई देता है। तो ये जो निर्माण कार्य है मकबरे का, ये शेरशाह ने अपने जिंदे रहते ही निर्माण करवा दिया था। इसलिए इस मकबरे को हम क्या कह सकते हैं कि ये हिंदू और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। तो इसको हम देखते हैं कि ये बाहरी रूप से, अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो बाह्य रूप से तो ये दिखेगा इस्लामिक शैली में, जबकि इसका आंतरिक स्वरूप हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? हिंदू शैली से निर्मित दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये शेरशाह सूरी का मकबरा है जो कहाँ बना है? झील के बीचों बीच में बना है और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। हिंदू और इस्लामिक शैली का समन्वय दिखाई देगा। सासाराम बिहार में बना है, जो इसके जिंदा रहते हुए स्वयं के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? आज के चैप्टर में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था देखी। प्रशासनिक व्यवस्था में आप देखोगे कि शेरशाह का संपूर्ण प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित है। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय और सरकार का, फिर परगने का, और फिर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? ग्राम। और इन सभी स्तरों पर अलग अलग प्रशासनिक विभाग और प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जिनके द्वारा संपूर्ण प्रशासन नियंत्रित किया जाता था या संचालित किया जाता था। लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था? शेरशाह स्वयं का ही होता था। अर्थात ऐसे कहें कि शेरशाह का जो प्रशासन है अति केंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित था, और अति केंद्रीकरण निरंकुश शासन व्यवस्था के साथ साथ में आपको लिबरल भी दिखाई देता है, उदारवादी या जनहितैषी प्रशासनिक व्यवस्था भी दिखाई देती है। उसके बाद में आपने भू राजस्व प्रणाली देखी। तो भू राजस्व प्रणाली सभी सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। इसके अंदर किसानों को क्या दिया गया? कबूलियत पट्टा दिया गया। भूमि की पहली बार पैमाइश करवाई गई, जिसका आधार बीघा रखा गया, और उपज के आधार पर 3 प्रकार की क्या भूमि बनाई गई, और उत्पादन का 1/3 भाग वसूला जाता था, जबकि मुल्तान में 1/4 भाग कर वसूला जाता था। और कर वसूलने के लिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग अधिकारी होते थे, लेकिन सर्वाधिक कृषि कहाँ होती थी? ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर मुकुदम, और मुकुदम का सहयोग कौन करता था? पटवारी। पटवारी के द्वारा भूमि की माप के आधार पर लगान को निश्चित किया जाता था, जो मुकुदम के द्वारा वसूली जाती थी। देन उसके बाद में मुद्रा प्रणाली देखी आपने। मुद्रा प्रणाली के अंदर सोना का अशरफी, चांदी का रुपया, तांबे के दाम, और सबसे सर्वाधिक प्रचलन में दाम होते थे। और आधुनिक जो रुपया है वो शेरशाह की ही देन है। इसके अलावा छोटे सिक्के चलते थे, पावला, अदेला, दाम या दमड़ी के रूप में भी। देन उसके बाद में सैनिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो सैनिक खिलजी की शासन प्रणाली या सैनिक संगठन का आधार मानकर उसने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। सर्वाधिक क्या थे? घुड़सवार थे, फिर अस्थि सेना थी, फिर क्या था? पैदल और तोपखाने का प्रयोग भी किया जाता था। सर्वाधिक सैनिक थे अफगानी। देन उसके बाद में कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था शेरशाह स्वयं अंतिम न्यायालय के रूप में या मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करता था, जो बुधवार को सप्ताह में एक ही दिन न्याय देखता था या बैठता था। देन उसके बाद में प्रत्येक स्तर पर मुंसिफ और सिकदरान नामक अधिकारी जो होते थे वो न्याय करते थे। देन इसके बाद में आप देखते हो
तो इसके जनहितैषी कार्यों में तो मूल रूप से सड़क प्रणाली, सड़क 4 मुख्य मानी गई है और ये व्यापार, वाणिज्य और यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए और इन्हीं सड़कों और सरायों के माध्यम से क्या संपूर्ण प्रशासन में संदेश के रूप में प्रयोग की जाती थी या डाक चौकी के रूप में प्रयोग ली जाती थी। देन इसके अलावा आप देखोगे पटना नाम पाटलिपुत्र का शेरशाह के द्वारा ही दिया गया, कन्नौज में शेरपुर नामक नगर का निर्माण करवाया, सासाराम बिहार में खुद के द्वारा ही क्या मकबरे का निर्माण करवाया गया, जो हिंदू और इस्लामिक शैली पर आधारित एक झील में बना हुआ क्या है, मकबरा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ध्यान रखना हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। शेरशाह सूरी वाले टॉपिक में जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो छोटे से बड़े हर लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? जब मैंने आपको शेरशाह टॉपिक पढ़ाया था तब आपको ये बताया था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी के द्वारा व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। हालांकि इससे पहले आपने गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है तो देखा होगा इल्तुतमिश के द्वारा भारत में जित्तल और टक्का नामक चांदी और तांबे की मुद्राएं का शुरुआत किया था। लेकिन वास्तविक रूप से जो आधुनिक रुपया है या वर्तमान का जो रुपया नाम आया वो किसकी देन है? शेरशाह सूरी की देन है। तो चांदी का जो सिक्का चलाया था उस सिक्के का नाम क्या है? रुपया है। क्या नाम है? रुपया, जो किसकी देन है? शेरशाह सूरी की देन है। तो शेरशाह ने शुद्ध धातु के सिक्कों का निर्माण करवाया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या था? मिश्रित धातु के सिक्के ढाले जाते थे। तो शेरशाह के द्वारा सोने, चांदी व तांबे के सिक्के जारी करवाए। और शेरशाह के संपूर्ण शासनकाल में कितनी टकसाल थी? 23 टकसालों में ये मुद्रा ढाली जाती थी। तो सोने के सिक्के को किस नाम से? अशरफ या अशरफी के नाम से जाना जाता था। अशरफ या अशरफी। जबकि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया। तथा तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। और सर्वाधिक सिक्कों का जो प्रचलन था या दैनिक विनिमय में जिस सिक्कों का प्रयोग किया जाता था वो तांबे के दाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों की विनिमय की दर क्या थी? अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि शेरशाह के द्वारा जो तांबे के दाम नामक सिक्के और चांदी की रुपया नामक जो सिक्के थे, इन दोनों में विनिमय का अनुपात क्या था? तो आपको बताया था कि विनिमय का जो अनुपात है, एक अनुपात कितना था? 64 था। तो चांदी का अनुपात होगा 1 और तांबे का अनुपात होगा 64। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। पहले क्या दे रखा है? दाम। तो दाम का अनुपात कितना था? 64 और चांदी का अनुपात विनिमय का 1 था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 64 अनुपात 1। और अगर इसको उल्टा पूछ लिया जाए कि चांदी का रुपया तथा तांबे के दाम का अनुपात क्या था, तो 1 अनुपात 64 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ये रिट में आया हुआ क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? आपको बताया था कि
1545 ईस्वी में शेरशाह का अंतिम अभियान हुआ था। शेरशाह का अंतिम अभियान कहाँ हुआ या किस दुर्ग पर किया गया? तो आपको ये बताया था कि 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? कालिंजर अभियान के दौरान कौन से? उक्का नामक जो आग्नेयास्त्र था, उस उक्का अस्त्र को चलाते समय बारूद खाने में आग लग जाने के कारण शेरशाह सूरी आग में जलकर मर जाता है। तो कौन से अभियान के दौरान? कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई 22 मई 1545। कालिंजर यूपी के बांदा जिले में पड़ता है। तो इस कालिंजर के शासक कौन था? कीरत सिंह। कीरत सिंह को जीतते समय इसकी मृत्यु हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्टेटमेंट है, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो देता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? आपको ये बताया था कि शेरशाह सूरी और मारवाड़ के महान शासक कौन? मालदेव के मध्य युद्ध हुआ 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। कहाँ पर? पाली के गिरी सुमेल स्थान पर, जो वर्तमान में कहाँ आता है? पाली के जैतारण तहसील में आता है। इसलिए इसे जैतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को जीतने में शेरशाह को बहुत कठिनाई आई, अर्थात ये मालदेव के महान सेनापति जैता और कुप्पा को बड़ी मुश्किल से पराजित करता है और हारते हारते ये जीतने के बाद मजबूरी में ये कहता है कि इस मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं समस्त हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। और ये युद्ध शेरशाह ने मालदेव और उसके सेनापति जैता और कुप्पा के मध्य क्या जाली दस्तावेज फिकवा कर आपस में मनमुटाव करवा दिया और मालदेव अपनी सेना को लेकर वापस मारवाड़ चले जाते हैं। जैता और कुप्पा मात्र कितने सैनिकों के साथ? 6000 सैनिकों के साथ शेरशाह के 80,000 सैनिकों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से ये शेरशाह सूरी युद्ध जीतने में सफल हुआ। लेकिन इसको क्या कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठे भर बाजरे के खातिर समस्त हिंदुस्तान को खो देता। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम या सहसाराम बिहार में। कहाँ पे है? सहसाराम बिहार में है। और ये जो मकबरा है एक झील के मध्य बनाया हुआ है, झील के बीचों बीच में है, अर्थात चारों ओर से क्या है? चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और ये भारत का ऐसा पहला मकबरा है जो इस्लामिक व हिंदू शैली का मिश्रित समन्वय दिखता है। अर्थात इसको हम जब बाहर की ओर से देखते हैं तो बाहर की ओर देखने पर कैसा दिखता है? इस्लामिक शैली से निर्मित है। और जब इसका आंतरिक भाग देखते हैं,
आंतरिक भाग देखने पर ये कैसा दिखाई देता है? हिंदू स्थापत्य शैली से निर्मित दिखाई देता है, अर्थात ये हिंदू और इस्लामिक शैली स्थापत्य कला का मिश्रित रूप है। डॉक्टर कनिंघम शेरशाह सूरी के मकबरे को किससे सुंदर मानता है? ताजमहल से भी क्या बताता है? सुंदर बताता है। कौन? डॉक्टर कनिंघम। तो ये मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है, जो शेरशाह स्वयं के द्वारा अपने जिंदा रहते हुए ही इसका निर्माण करवा दिया गया था। कालांतर में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसे इस मकबरे में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? तो आपके निर्माण कार्य जब पढ़ाए थे तब ये बताया था कि शेरशाह के द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए गए थे, जिसमें खुद के द्वारा बनाया गया मकबरा, दिल्ली के अंदर किला ए कुहना मस्जिद। कहाँ? दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद। इसके अलावा दिल्ली में ही क्या बनाया? पुराने किले का निर्माण कराया, और पुराने किले में ही क्या बनाया था? शेर मंडल पुस्तकालय, जो हुमायूं ने दीनपना नामक नगर और जो किला बनाया था उसका जो ऊपर का पोर्शन है उसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय, पुराना किला, किला ए कुहना मस्जिद और रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया था? पश्चिम के पंजाब वाले क्षेत्र में गखरों को रोकने के लिए रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके अलावा कन्नौज में शेरसूर नगर का या शेरपुर नगर का निर्माण करवाया, तथा पटना का जो वर्तमान नाम है ये पाटलिपुत्र से नाम चयन किसने किया? पटना किसने किया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा ही करवाया गया। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में पुराना किला, अभी अपने चर्चा की थी कि दिल्ली में पुराना किला के अंदर जो भवन है, इस भवनों का निर्माण किसकी देन है? किसकी देन है? शेरशाह सूरी की देन मानी जाती है। आगे देखिए, दिल्ली के पुराना किला जो बना हुआ है इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, या इसका जो वर्तमान निर्माण कार्य है वो किसकी देन है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? दिल्ली के पुराने किले का वर्तमान स्वरूप शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था, जो 1540 से 45 के बीच में इसका निर्माण कार्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी शासक जो था, उस शेरशाह सूरी के द्वारा ही किसानों को व्यक्तिगत भूमि प्रदान करी, अर्थात कबूलियत या करारनामा या भूमि के स्वामित्व के लिए किसानों के साथ एक निश्चित समय के लिए करारनामा तय किया गया, अर्थात उनको पट्टा दिया गया, जिससे किसान अपनी आप को भूमि का मालिक समझते थे। देन उस करारनामे के अनुसार किसानों को निश्चित अवधि में एक राजस्व जमा कराना होता था। तो ये भारतीय इतिहास का पहला शासक शेरशाह सूरी होगा जिसने किसानों के साथ में इस प्रकार का करारनामा किया, अर्थात कबूलियत पट्टा और करारनामा की व्यवस्था करके राजस्व का निर्माण किया। चलिए देखो आगे, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का
सर्वप्रथम समन में दिखाई देता है या देखने को मिलता है। तो आपको देखोगे इस ऑप्शन के अनुसार अभी आपने ये पढ़ा कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? सासाराम में बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला दोनों का ही समन्वय मिश्रण दिखाई देता है। जो बाहर की ओर से तो ये दिखाई देता है इस्लामिक शैली के अंदर, और जब इसका आंतरिक भागों का निर्माण कार्य देखते हो तो ये हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित है। इसलिए ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी एक निर्माण कार्य और वास्तुकला का अद्भुत नमूना होगा जिसमें दोनों शैलियों को मिश्रित रूप से निर्माण कार्य में प्रयोग किया गया। और इसे डॉक्टर कनिंघम क्या कहता है? ताजमहल से भी सुंदर बताता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम था। तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद या फरीद खां। हसन खां इसके शेरशाह के पिता का नाम है और इब्राहिम खां जो है उसके दादा का नाम है। जबकि बहार खां लोहानी जो है ये दक्षिण बिहार का एक स्वतंत्र शासक था। उसके अधीन कुछ समय तक क्या शेरशाह ने सेवाएं दी थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर का प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वो जागीर कौन सी थी? तो आपको ये बताया था कि शेरशाह के परिवार इब्राहिम नहीं, शेरशाह का परिवार जो है कब बहलोल लोदी के समय भारत आ गया था और पंजाब के बेजवाड़ा प्रांत में रहने लगा। और सिकंदर लोदी का जो पंजाब प्रांत का जो प्रशासक या राज्यपाल था जमाल खां श्रावंगी या जमाल खां सारवंगी, उसके दरबार में फरीद के पिता हुसैन खां एक सामान्य सेवक के रूप में काम करने लगे। लेकिन सिकंदर लोदी के द्वारा जब जमाल खां को जौनपुर की जागीर दी गई तो जमाल खां के द्वारा हुसैन खां को जौनपुर अपने परिवार सहित बुलाया और कुछ समय बाद जौनपुर के स्थान पर सासाराम और खवासपुर की जागीर दे दी गई। किसको? उसके पिता हसन खां को। और उसी सासाराम और खवासपुर वाले क्षेत्र में हसन खां के द्वारा 21 वर्षों तक अपने पुत्र फरीद को जागीर के प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। और यहीं पर रहते हुए उसने भू राजस्व प्रणाली, किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन तथा भूमि की पैमाइश करना तथा कबूलियत पट्टा जैसी प्रणाली का विकास किया तथा ये प्रबंधक के रूप में प्रशासनिक दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सासाराम या सासाराम बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिससे या जिन्हें फरीद को शेर खां की उपाधि दी तथा अपना प्रतिनिधि एवं अपने पुत्र का क्या बनाया? अतलिक। अतलिक का मतलब क्या होता है? संरक्षक या शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ पर 2-3 शब्द आए हैं। देखिए, पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है प्रतिनिधि और उप प्रशासक। तो इसको हम क्या कहेंगे कि बहार खां लोहानी जो है, बहार खां लोहानी या नुहानी, ये कहाँ का है? दक्षिणी बिहार का एक
जागीरदार कह दो जो कालांतर में स्वतंत्र शासक बनता है। तो फरीद इस बाहर खां लोहानी की सेवा में रहा था और उसी दौरान उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला और उसने एक ही वार से किसको मार दिया था, एक शेर को मार दिया था। इसीलिए फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, बाहर खां लोहानी ने। और बाहर खां लोहानी का एक पुत्र था जलालुद्दीन या जलाल खां। तो जलाल खां का प्रशासक या क्या नियुक्त किया, संरक्षक, जिसे अतलिक के नाम से भी जाना जाता है। और शेर खान को अपना प्रतिनिधि या प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। तो प्रशासक के लिए यहाँ पे क्या वकी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये शासक कौन था, बाहर खां लोहानी। चलिए नेक्स्ट, दक्षिणी बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए आपको ये बताया था कि दक्षिण बिहार का शासक कौन था, बाहर खां लोहानी। तो कुछ समय फरीद जो है बाहर खां लोहानी का क्या रहा था, सेवक के रूप में काम किया। लेकिन जब बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, बाहर खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खां ने क्या किया था, उसकी जो विधवा है, बाहर खां लोहानी की विधवा से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और विवाह करके, विवाह अर्थात निकाह कर लिया, और निकाह करके संपूर्ण दक्षिण बिहार का क्या बन गया, शेर खां शासक बन गया। और एक नवीन उपाधि धारण की। तो शेरशाह के द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो क्या थी, हजरत ए आला की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने किसकी उपाधि धारण की, शेरशाह या आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। तो आपको पता है कि शेर खां और हुमायूं के मध्य कई सारे युद्ध हुए थे, जो 1531-32 में चुनार के पहले अभियान से लगाकर 1540 तक कई युद्ध हुए। तो इस युद्ध क्रम में जो 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, सौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध, सौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन सी नदी, करमनासा नदी के किनारे ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां ने शेरशाह सूरी को क्या किया, पराजित किया। और हुमायूं अपनी जान कैसे बचाता है, गंगा नदी में कूदकर एक निजाम भिष्टी के सहयोग से हुमायूं जान बचाकर दिल्ली पहुंचता है। तो इस युद्ध विजय के बाद, कौन से युद्ध विजय के बाद, सौसा युद्ध विजय के बाद शेर खां ने किसकी उपाधि धारण की, शेरशाह या आलम उल आदिल की उपाधि धारण की। देन उसके बाद में 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में अंतिम रूप से शेरशाह हुमायूं को पराजित कर हमेशा हमेशा के लिए भारत से भगा देता है और दिल्ली में एक नवीन द्वितीय अफगान राज्य सूर साम्राज्य की स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो अभी आपको बताया कि 1540 ईस्वी में यूपी में कौन सा, कन्नौज ऑब्लिक बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं को शेरशाह ने पराजित करके दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की और वो
कौन सा वंश कहलाया? सूर्यवंश कहलाया, जो 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक 15 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा, जिसमें इस सूर साम्राज्य में शेरशाह सूरी ही महत्वपूर्ण शासक रहे। और शेरशाह सूरी का जो काल है 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। तो क्या सही होगा? कन्नौज या बिलग्राम युद्ध विजय के बाद में शेरशाह ने द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना दिल्ली में कर ली थी। तो ये इस टॉपिक से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।